2017 17 नवंबर रात के 9:35 चंचला जी सेकंड फ्लोर प्रीतिका के रूम में जाती है दूध का ग्लास लेके। चंचला जी प्रीतिका का आंटी थी। वो दूध के ग्लास लेके जाके प्रीतिका के दरवाजे के बाहर नॉक कर ही रही थी। इसी दौरान उनके नॉक करने के साथ साथ दरवाज़ा खुल जाता है, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। दरवाज़ा खोलने के साथ साथ रूम पूरा अंधेरा था, लेकिन वो उन्हीं का घर था, उनको पता था लाइट बोर्ड कहाँ है। वो लाइट बोर्ड ऑन करती है। लाइट बोर्ड ऑन करने के बाद वो जो देखती है, उनके आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो देखती है प्रीतिका अपने बेड पे सोई हुई है, लेकिन ये सोना नॉर्मल सोने से अलग है, क्योंकि प्रीतिका के दाएं हाथ पे खंजर है और उसके बाएं हाथ से खून निकल रहा है, यानी कि उसने अपने हाथों की नस काट चुकी। ये देखने के बाद ग्लास उनके हाथ से छूट जाता है और वो रोने लगती है, क्योंकि प्रीतिका उनकी भतीजी थी। अब उनके रोने की आवाज़ से उनका हस्बैंड सेकंड फ्लोर पे आता है। उनका हस्बैंड आके जब देखता है कि उनकी भतीजी प्रीतिका का कंडीशन कुछ ऐसा है, तो वो जाके पहले पल्स चेक करते हैं। पल्स चेक करने के बाद उनको पता चलता है कि प्रीतिका वाज नो मोर। उसके तकिया के नीचे एक कागज़ मिलता है, जहाँ पे लिखा हुआ था, आई क्विट, प्लीज फॉरगिव मी। क्योंकि ये चीज़ एक नॉर्मल सुसाइड से कई हद के बढ़कर थी। तब प्रीतिका के अंकल ने हैदराबाद के लोकल पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया। लोकल पुलिस आती है इंसिडेंट के ठीक 25 मिनट बाद, रात के 10 बजे। पुलिस आने के बाद उस घर का निरीक्षण करने लगता है। निरीक्षण करते करते पुलिस को वहाँ पे सबूत के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ वही चिट्ठी जो छोड़ के आई है। जो खंजर मिला था वहाँ का उसका फिंगरप्रिंट प्रीतिका के साथ मैच हो जाता है। लेकिन हैरान करने वाला बात यह था, प्रीतिका उसके अंकल आंटी की भी एकलौती बच्ची थी, यानी कि उनका भी खुद का कोई बच्चा नहीं था। प्रीतिका 5 साल की उम्र में अपने मम्मी पापा को खो चुकी थी एक रोड एक्सीडेंट पे। तभी से उसको उसके अंकल आंटी बड़ा किया था। लेकिन उसका ये अचानक सुसाइड करने का डिसीजन सबके लिए एक हैरानी का बात था। पुलिस सारे बात करने के बाद, सारे क्वेश्चंस आंसर करने के बाद जब डेड बॉडी लेके जा रही थी, उसी दौरान प्रीतिका की आंटी चंचला रोते रोते जाके पुलिस के ऑफिसर के सामने ये बोलती है कि प्रीतिका का मौत के पीछे कोई और नहीं, उसका माँ रिस्पॉन्सिबल है। ये सुनने के बाद सिर्फ पुलिस के साथ से पुलिस नहीं, उसका अंकल यानी कि उनका खुद का हस्बैंड भी हैरान हो जाता है, क्योंकि ये कभी लॉजिकली पॉसिबल नहीं था। क्योंकि ठीक उससे 14 साल पहले प्रीतिका अपने माँ और बाप को एक एक्सीडेंट पे खो चुकी थी। यानी कि चंचला जी पुलिस को बार बार ये बोल रही थी कि इसके मौत के पीछे इसी का माँ का हाथ है। प्रीतिका को उसके माँ ने सुसाइड करने के लिए बाध्य किया है, कमिट करने के लिए मजबूर किया है। यानी कि चंचला जी ये बोल रही थी कि प्रीतिका अपने माँ की आत्मा या फिर स्पिरिट की वजह से सुसाइड करने में मजबूर हुई थी। ये जितना ज़्यादा कोइंसिडेंटल था, जितना ज़्यादा ये बात हैरानी करने वाला था, उससे भी ज़्यादा इस बात का लॉजिक भी था। आइए शुरू करते हैं कहानी पहले से। उस प्रीतिका के मौत से ठीक 9 महीने पहले चलते हैं। 9 महीने पहले प्रीतिका सुबह के 4:30 बजे जॉगिंग करने के लिए गई हुई थी। जॉगिंग करते करते वो हाईवे पे जॉगिंग कर रही थी। उसी दौरान उन्हीं के नेबर रतीम जी ये पाते हैं कि सुबह के 5 बजे के आसपास प्रीतिका हैदराबाद के हाईवे रोड के बीच पे खड़ी हुई है। ये देखने के बाद रतीम जी उसको वहाँ से हटा के लाती है। हटा के लाने के बाद प्रीतिका से ये पूछती है, प्रीतिका बेटी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और ये बीच पे क्यों खड़ी हुई हो? उस दौरान प्रीतिका उनके क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं देता। अब जब वो आंसर नहीं देता, रतीम जी के पास उसका
चाचा का नंबर था, मोबाइल नंबर था। उसके चाचा को फ़ोन करते हैं, उसके चाचा उसी जगह पे आते हैं। चाचा आने के बाद प्रीतिका को तुरंत वहाँ से घर लेके जाते हैं और उनके साथ-साथ रतीम जी भी उनके घर आते हैं। वहाँ पे चाचा, चाची, रतीम जी सब क्वेश्चन पूछने के बाद प्रीतिका बहुत सोचने के बाद ये आंसर देती है कि मैं जॉगिंग करने के लिए गई थी और मेरे को ये पता नहीं था मैं बीच रास्ते पे क्या कर रही थी। हाँ, ये ऐसा तरफ लेके जा रहा था जिससे उसके चाचा रतीम जी को शक करने लगते हैं कि रतीम जी झूठ बोल रहे हैं क्योंकि अपने घर के बेटी को कोई अविश्वास नहीं कर सकता था। लेकिन ये चीज़ सिर्फ एक दिन नहीं, लगातार 6 महीने तक चलता गया और इन 6 महीनों में उसके अंकल आंटी ने इसको एक नॉर्मल चीज़ की तरह देखा। उनके सोसाइटी में कोई ना कोई प्रीतिका को सुबह के 5 बजे हैदराबाद के हाईवे के बीच पे पाती रहती थी। अब लोगों के बीच ये अफ़वाह था कि अगर ये बीच पे खड़ी हो रही है और इसको कुछ हार्म या फिर नुकसान नहीं हो रहा है तो इसके अंदर शायद से कुछ स्पिरिट या फिर आत्मा है। और लोगों की बात ऐसे आग की तरह पूरा सोसाइटी में फैल गया कि इसके अंकल आंटी अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और इस परेशानी का सबब दूर करने के लिए प्रीतिका को लेके एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिनव मेहता के पास पहुंचते हैं प्रीतिका के अंकल। अभिनव मेहता टोटल 2 घंटे का काउंसलिंग क्लास लेने के बाद उनको ये पता चलता है कि प्रीतिका एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, प्रीतिका एक मरीज है। शी वॉज अ पेशेंट ऑफ PTSD। प्रीतिका ट्रॉमा का पेशेंट है जिसका फुल फॉर्म ये था पोस्ट ट्रॉमाटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। प्रीतिका के ज़िंदगी में पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो अभी ऐसा कर रही थी। डॉक्टर अभिनव मेहता काउंसलिंग क्लास के बाद उसके अंकल को ये बोलते हैं कि प्रीतिका जब 5 साल की थी जब उसके मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ था, क्या वो वहाँ पे मौजूद था? तो उसके अंकल ये बोलते हैं हाँ वहाँ पे मौजूद था। और उसके मम्मी पापा का वो डेड बॉडीज क्या इस लड़की ने देखा था? तो उसके अंकल ये भी बोलता है हाँ देखा था। और जिस जगह पे प्रीतिका को आमतौर पे लोग देखते रहते हैं सुबह के 5 बजे, क्या उसी टाइम पे उसी जगह पे एग्जैक्ट उसी जगह पे इसके मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ था? तो उसके अंकल डॉक्टर का सहमत करते हुए ये बोलते हैं कि हाँ ऐसा ही है। तो डॉक्टर ये बोलते हैं कि प्रीतिका जो भी कर रही है ट्रॉमा के कारण से कर रही है। जब वो बच्ची थी इन सब चीज़ों का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता था क्योंकि अभी वो 19 साल की हो चुकी थी। उसके ऊपर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, इमोशनल दबाव सब कुछ बढ़ता हुआ जा रहा था। तब उसको ये लगने लग रहा था कि वो अपने मम्मी पापा से मिल सकती है अगर उस जगह पे जाके खड़ी हो जाएगी तो। और इसीलिए जिस टाइम पे उसके मम्मी पापा का ठीक 14 वर्ष पहले एक्सीडेंट हुआ था उसी जगह पे जाके वो खड़ी हो जाती है। उसको ये लगता है कि वो अपने मम्मी पापा से मिल सकती है। लेकिन ये चीज़ उसको धीरे धीरे एक ऐसे मरीज़ में बदल चुका था जो एक नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज़्यादा अलग था। शी वॉज अ ट्रॉमा पेशेंट। अगर प्रीतिका को तुरंत मेडिकेशन नहीं दिया गया तो तुरंत काउंसलिंग नहीं करवाया गया तो उसका कंडीशंस और भी ख़राब हो सकता था। डॉक्टर ये भी बोलते हैं कि मैं आपको कुछ मेडिकेशंस देता हूँ, इन मेडिकेशंस का अच्छे से इस्तेमाल करना और प्रीतिका को 2-3 महीने के लिए घर के अंदर ही रखना, इसका ख्याल रखना बिकॉज़ लड़की अभी बहुत ज़्यादा परेशान है। डॉक्टर के काउंसलिंग क्लास के बाद प्रीतिका के अंकल प्रीतिका को घर पे लेके जाते थे, घर पे जाके लेके जाते हैं, उसके आंटी को सब कुछ बोलते हैं एंड देन दे स्टार्टेड केयरिंग देयर डॉटर बिकॉज़ प्रीतिका उसके अंकल आंटी का भी एकलौती बेटी थी। उसके अंकल आंटी ने प्रीतिका को बड़ा करने के लिए खुद का कोई बच्चा नहीं लिया था। सो शी वाज देयर ओनली किड। 1.5 महीने तक जब उसका काउंसलिंग क्लास चलता गया प्रीतिका का कंडीशंस पहले से बहुत बेहतर हो गया। लेकिन 1.5 महीने बाद उसके अंकल आंटी ने सोचा बेटी का कंडीशंस अच्छा हो गया तो उसको फिर से वही छूट मिलता गया। एंड देन एक दिन फिर से जब उसको हैदराबाद के उस हाईवे रोड पे देखा गया जिस दौरान उसको एक ट्रैफिक पुलिस ने बचाया था एक एक्सीडेंट से होते होते।
हैरान करने वाला बात था कि 6 महीने पहले जब 6 महीने से जब ऐसा कर रही थी उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से लोग ये सोच रहे थे कि इसके ऊपर किसी साया है, ये किसी का साया है। एंड देन वो ट्रैफिक पुलिस प्रीतिका को घर पे लेके आती है, उसके अंकल आंटी को सब कुछ बोलता है। एंड देन उसके अंकल आंटी प्रीतिका को फिर से उस डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। अभिनव डॉक्टर ये बोलते हैं कि प्रीतिका को प्लीज़ इमीडिएट केयर के लिए किसी अच्छे जगह पे इलाज के लिए लेके जाइए। बट प्रीतिका उस दौरान उतना अनकॉन्शियस नहीं थी, तो वो अपने अंकल आंटी को बोलता है कि मैं इसके बाद कभी उस हाई रोड पे नहीं जाऊँगा, आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टडीज़, मैं अपने पढ़ाई पे फोकस कर दूँगा, मेरे को कहीं और जगह लेके मत जाइए, मेरे को किसी मेंटल एसाइलम या फिर किसी ऐसे डॉक्टर के पास मत लेके जाइए। इस दौरान सोसाइटी में बहुत कुछ फैल चुका था प्रीतिका के बारे में। प्रीतिका को लेके लोगों के बीच अलग अलग बातें फैलता गया था। इस दौरान प्रीतिका की आंटी प्रीतिका का और भी अच्छे से देखभाल करने लग गई थी। उसके मौत के दिन से ठीक 1 महीना पहले प्रीतिका की आंटी ऐसे ही दूध का ग्लास लेके जब उसके रूम के बाहर जाके खड़ी हुई थी, उस दौरान प्रीतिका का रूम अंदर से लॉक था। रूम के बाहर नॉक कर रही थी, 5 मिनट से कोई दरवाज़ा नहीं खुला। लेकिन इसी दौरान उनके आंटी कुछ ऐसा महसूस करते हैं जो एक आम इंसान महसूस करेगा तो वो लिटरली हिल जाएगा। उसके आंटी के मुताबिक प्रीतिका उस रात को उस टाइम पे जब वो दूध के ग्लास लेके उसके आंटी बाहर खड़ी हुई थी, उस दौरान प्रीतिका किसी के साथ रोते रोते बात कर रही थी। हालांकि उसके रूम पे ना ही तो उसके अंकल थे, ना ही तो उसके आंटी थे, तो किसी के साथ बात कर रही थी। और जब उन्होंने ध्यान से ये बात सुना तो उनको ये पता चला कि वो रोते रोते अपने माँ से बात कर रही थी। लेकिन हालांकि उसके तुरंत बाद प्रीतिका दरवाज़ा खोलता है और जब उसको वो देखते हैं तो रोने का कोई निशान ही नहीं था उसके चेहरे पे। एंड देन कम दैट सिचुएशंस। ऐसा होने के बाद 1 महीना बाद प्रीतिका का डेथ बॉडी या फिर सब मिलता है, जहाँ पे वो सुसाइड कर चुकी थी और लिखा हुआ था आई क्विट प्लीज फॉरगिव मी। वो किससे माफ़ी मांग रही थी? क्या वो अपने मम्मी पापा से माफ़ी मांग रही थी जो इस दुनिया में नहीं था, या फिर अपने अंकल आंटी से माफ़ी मांग रही थी कि वो और बर्दाश्त नहीं कर रहा था उसके साथ मानसिक दबाव जो आ रहा था उसके साथ। इसीलिए उसके आंटी ने पुलिस को यह बोला था कि प्रीतिका की मौत के पीछे उसकी माँ दाई है। मे बी माइट बी शी वॉज पोजेस्ड, शायद वो पोजेस्ड थी अपने माँ से, लेकिन कभी भी किसी माँ अपने बेटी को मार सकती है। इसका रीज़न ये था दोस्तों कि पिछले 6 महीने से प्रीतिका, या फिर पता नहीं पिछले कितने टाइम से प्रीतिका एक ट्रॉमा पेशेंट थी, जब वो लोग ये चीज़ को नज़रअंदाज करते थे, किसी को ये पता भी नहीं था, क्योंकि 6 महीने से लोगों के नज़र में वो आने लग गई थी, वो बीच रास्ते पे खड़ी होती थी। तब लोगों ने जब देखा, जब इनको इत्तला करवाया, तब इनको पता चला कि प्रीतिका का कंडीशंस बहुत ख़राब है। और हैरान करने वाला बात यह था, उन दौरान प्रीतिका को कुछ नुकसान नहीं हो रहा था। इसके पीछे शायद भगवान का करिश्मा था, या फिर उसके मम्मी पापा उसको बचा रहे थे। नहीं तो अगर बीच रास्ते पे खड़ी होती तो उसको कुछ ना कुछ हो जाता। इट शोज अस कि मेडिकल कंडीशंस एक ऐसा चीज़ है, वो आपको कुछ ऐसे जगह पे डाइवर्ट करवा सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। इससे ज़्यादा दर्दनाक और डरावना स्टोरी केरी स्टोरी ऑफ सुसाइड, जहाँ पे एक मेंटल पेशेंट, लोगों की माने तो एक पोजेशन था, लेकिन मेरे हिसाब से वो एक PTSD के पेशेंट होने के नाते उसका शायद ट्रीटमेंट का इलाज अच्छे से नहीं हुआ, इसी वजह से वो सुसाइड किया था। फिलहाल ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज़ इस स्टोरी को शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज इस सब लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी। अगर आपका मेंटल कंडीशन है, अगर आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, और रेक्टिफाई आपके घर वाले नहीं कर पा रहे हैं, उसका कंडीशन बढ़ता जा रहा है, डिप्रेशन, टेंशन, ट्रॉमा, ADHD, OCD, बाइपोलर डिसऑर्डर, ऐसे मेडिकल कंडीशंस अगर हमको है, कैसे पता चलेगा? यू कैन फील एज अ ह्यूमन, आपको एक ना एक टाइम पता चलना चाहिए कि आपको मेंटली किसी दबाव का शिकार होना पड़ रहा है। गो टू अ न्यूरोलॉजिस्ट, गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, गो टू अ साइकेट्रिस्ट, दे कैन हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।